अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 31 मई 2026 और दिन है इतवार का। रशिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उस हवाले से अब तक 4 से 5 वीडियोज़ में चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। मेरे गुज़श्ता व्लॉग्स में उस हवाले से आप तफसीलात मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो अब वक्त गुज़रने के साथ साथ चंद जुज़ियात जो हैं बतदरीज इस मुआहदे की सामने आ रही हैं, और एक तरफ बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि भारत भी अब जो है अफ़गानिस्तान के अंदर बाकायदा इन्वॉल्व हो गया है। रशिया के साथ तो बाकायदा एक एग्रीमेंट हो गया है, और चाइना भी जो है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट खातिर खा नज़र आ रही है। तो गोया अफ़गानिस्तान एक बार फिर अब मरकज़ निगाह बन गया है। आलमी ताकतें हर एक जो है अपने मफादात के मुताबिक जो है अब इसको एक अखाड़ा बनाना चाह रहा है। अब पाकिस्तान चूँकि बिल्कुल पाकिस्तान की सरहदें साथ लगती हैं, और पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो हमारे बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी हो रही है तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में टेरर ग्रुप्स मौजूद हैं जो यहाँ आकर इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से सिर्फ़ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, बल्कि मैं अपनी 4-5 जो गुज़श्ता वीडियोज़ हैं उसमें बता चुका हूँ कि रशिया के भी शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बल्कि रशिया ने तो बाकायदा बैन कर दिया था, पाबंदियाँ लगा दी थी अफ़गानिस्तान पे आज से कुछ अरसा पहले, क्योंकि रशिया को ये लग रहा था कि दाश खुरासान जो है वो ख़ुद रशिया के अंदर भी जो है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। एक कंसर्ट के ऊपर जो है एक अटैक हुआ था, वहाँ पे कुछ ताजिक गिरफ्तार हुए थे उस कंसर्ट में, और उन्होंने बताया था कि हमें ट्रेनिंग अफ़गानिस्तान में मिली है। तो रशिया के पास तो ज़ाहिर है ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं और ये इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कई फैक्टर्स होते हैं अपने मफादात को देखने के। तो हर मुल्क जो है उसी के मुताबिक फिर एग्रीमेंट करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और अब ख़बरें ये हैं कि देखिए रशिया का तो डिफेंस एग्रीमेंट, डिफेंस कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंस जो एग्रीमेंट है वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और ख़बर सुनते जाएं कि भारत ने अफ़गान हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया है, और इस मुआहदे के तहत 10 जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो अफ़गानिस्तान में कायम की जाएंगी। 10 जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज़, इनमें से एक लेबॉर्ट्री जो है वो काबुल में जो है वो कायम की जा रही है, और बाकी जो 9 लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें से कुछ लेबॉर्ट्रीज़ जो है स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स पे और बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे जो है वो जो है इंस्टॉल की जाएंगी। यानी कि ये जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे ये जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो बनाई जा रही हैं। भारत के साथ जो है ना बाकायदा उनका एग्रीमेंट हो चुका है। बावजूद इसके कि पूरी दुनिया की पाबंदियां हैं, यूएनओ की पाबंदियां हैं अफ़गान हुकूमत पे, मौजूदा तालिबान हुकूमत पे, इसके बावजूद भी ये इक़दाम उठाना यकीनन जो है वो एक ख़तरे की घंटी तो आप इसको ज़रूर कह सकते हैं। और इसकी वजह भी मैं बता देता हूँ कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए रशिया ने भी एग्रीमेंट कर लिया, और इसके अलावा 2022 में इकनॉमिक कोऑपरेशन का एक एग्रीमेंट जो है रशिया ने बाकायदा अफ़गान हुकूमत के साथ किया था। अगस्त 2021 में जो है ये अफ़गान तालिबान जो है ये बरसर इक़्तिदार आए थे, तो 2022 में ही रशिया ने इनके साथ इकनॉमिक कोऑपरेशन का एक एग्रीमेंट कर दिया। फिर भारत जो है उसको लगा कि शायद रशिया का असर और रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए रशिया और भारत जो है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी ये ममालिक अपने अपने मफादात को देखते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर दूसरा कोई अपनी जड़ें पे वस कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर तो हम क्यों पीछे रहें, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। और फिर उनके असर और रसूख को ज़ाहिर थोड़ा सा कम करने के लिए भारत ने भी छलांग लगा दी। और अब इन लेबॉर्ट्रीज़ में होगा क्या कि यहाँ पे एक तो टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी अफ़गान स्टाफ वगैरह को, और इसके अलावा सप्लाइज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल गुड्स,
टेक्सटाइल, लेदर्स और पेपर रिलेटेड जो है वो चीज़ें वहाँ पे बनेंगी, और उस हवाले से इक्विपमेंट भी जदीद तरीन उनको फराहम किया जाएगा और टेक्निकल ट्रेनिंग भी फराहम की जाएगी ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। तो इसमें भारत का फ़ायदा ये होगा कि भारत जो है वो अपने लिए ज़ाहिर है अफ़गान अवाम की वहाँ पे कितने हज़ारों लोग जो हैं उनकी जॉब्स लगेंगी, कितनी जॉब्स लगेंगी, और अफ़गान हुकूमत के दिल में भी उन भारत के लिए नरम गोशा वगैरह पैदा होगा और भारत भी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता अंदर अफ़गानिस्तान के दाखिल होगा। और मुख्तलिफ़ किस्म के रोड्स वगैरह वो तो ऑलरेडी ही प्रीवियसली जो इनका टेन्योर था उसमें वो बना चुका है। चाइना के हवाले से मैं आपको बता दूं कि चाइना का भी इकनॉमिक टाइड्स हैं उसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, और 1.5 बिलियन डॉलर की जो है ट्रेड होती है, और इसमें ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो चाइना से अफ़गानिस्तान की तरफ होती हैं, और अफ़गानिस्तान से भी चाइना की तरफ जो फ्रूट्स होते हैं, उनके जो फल मेवे वगैरह हैं, इसके अलावा ड्राइड फ्रूट्स वगैरह हैं, नट्स वगैरह हैं, ये चीज़ें जो, और काटन जो है, रॉ काटन, वो भी अफ़गानिस्तान से चाइना की तरफ एक्सपोर्ट होता है। तो चाइना भी बाकायदा वहाँ पे रोड्स कुछ बना चुका है ताकि इस रास्ते के ज़रिए, अफ़गानिस्तान के रास्ते के ज़रिए वो सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट हो सके और उनके साथ अपने तिजारती रवाबत बढ़ा सके। तो गोया चाइना भी जो है इसमें जो है अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भारत ने भी कर दी, और रशिया ने तो बहुत बड़ा एक जो है डील कर दिया, डिफेंस डील जो है उसके साथ कर दी है अफ़गानिस्तान के साथ, और इसने वाक़ियतन अब जो है ना डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे जो है कई महाज खोल दिए हैं और कई ममालिक जो हैं अब इस तरफ देखना शुरू हो गए हैं। तो ये इकनॉमिक वारफेयर का ज़माना है। अफ़गानिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं और इसके अलावा मिनरल्स हैं, और ये मिनरल्स आप याद रखें कि हर मुल्क इसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मगरबी मुल्कों का अखाड़ा हमेशा, ये नाटो ममालिक का, मगरबी ममालिक का और अमेरिका का ये अखाड़ा रहा है, ये मरकज़ निगाह रहा है अफ़गानिस्तान, क्योंकि मिनरल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। ये जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी बनाई जाती है उसके अंदर ये मिनरल्स जो चिप्स बनती हैं, ये मिनरल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये बात याद रखें। तो इसलिए जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर निगाह इसलिए होती है कि वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके, वहाँ पे अपना तसल्लुत जमा के मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है वो बनाई जाए। तो यही वजह होती है, और इकनॉमिक वारफेयर का ज़माना भी है। हर एक मुल्क जो है अब रशिया ने जो डील की है उसमें इकनॉमिक कोऑपरेशन में ये बात शामिल है ना कि इस इलाके को महफूज बना के दूसरे ममालिक के साथ हम अपनी ट्रेड एक्टिविटीज़ को ताकि बढ़ा सकें। अब इस एग्रीमेंट में कुछ एक बात और भी सामने आई है। इसी तरह का एक एग्रीमेंट देखिए इसका रशिया का नॉर्थ कोरिया के साथ भी हुआ था, और नॉर्थ कोरिया के बारे में ये खबर है कि उनके 15,000 फौजी जो हैं रूसी फ़ौज के साथ मिलकर जो है वो यूक्रेन में लड़ रहे हैं। तो अब ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि क्या अफ़गान तालिबान भी जो है वो उनके कुछ पर्सनल्स या फ़ौजी वगैरह जो हैं वो भी रशिया की तरफ से यूक्रेन में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। क्या इस एग्रीमेंट में ये चीज़ शामिल है या शामिल नहीं है, ये चीज़ देखना इंटरेस्टिंग होगा। कई सवालात मुख्तलिफ दिफाई तज्ज़ियाकारों की जानिब से उठाए जा रहे हैं। अब इन तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए यकीनन ये परेशानी की ख़बर तो है, और पाकिस्तान की इसके ऊपर ज़ाहिर नज़र भी होगी, क्योंकि इस मुआहदे के तहत अफ़गानिस्तान ने ये डिमांड की है कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना है और हमें एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। रशिया को ये दरख्वास्त की गई है। अब ये मसला ऐसा तो नहीं होता कि आज आपने दरख्वास्त कर दी, आज आपका एग्रीमेंट हो गया तो बस अगले एक हफ़्ते में या दूसरे हफ्ते में जो है आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। एग्रीमेंट के बाद ये चीज़ें फिर बाद में ज़ाहिर ऑफिशियल लेवल पर डिस्कस होती है, हाई लेवल की मीटिंग्स इस हवाले से कंडक्ट की जाती हैं, लेकिन ख़दशे का इजहार ये किया जा रहा है कि अगले 1 से 2 साल में ऐन मुमकिन है कि एयर डिफेंस सिस्टम उनको प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि वो अपनी फ़िज़ाई निगरानी को मुअस्सर और इफेक्टिव बना सकें। तो ये चीज़ें अब पाकिस्तान के लिए और चाइना की भी एक बात याद रखें कि कोशिश यही है, और अभी इन्होंने चाइना ने इसके कुछ इंतज़ामात भी किए हैं कि अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तानी ऑफिशल्स को एक बार फिर बिठा दिया जाए और उनके दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकाल दिया जाए।
اور میرے خیال میں اس مسئلے کا سب سے بہترین حل موجودہ حالات میں جو ہے وہ یہی ہے، وہ بالکل یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا طویل المدتی ایک منصوبہ بنانا ہے عسکری پہلو سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، کہ صرف عسکری سلوشن اگر آپ ڈھونڈتے ہیں تو وہ صرف سفیشنٹ انف نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کل رات جب ماسکو سے کابل ایئرپورٹ پہ ملا یعقوب اترتے ہیں تو ان کا ٹون اور ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ افغانستان بہرحال ٹیکنیکلی چاہے جس کے ساتھ بھی وہ اگر معاہدہ کر لیتا ہے تو اب اتنا سٹرانگ انف تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا عسکری لحاظ سے یا دفاعی لحاظ سے یا فوجی لحاظ سے پاکستان کا مقابلہ کر سکے، تو وہ تو اس کو ابھی تو وہ کافی ٹائم لگے گا۔ لیکن افغانستان جو ہے اب ایکٹیو ہو گیا ہے مختلف ممالک کو اپنے ساتھ ملانے میں اور مختلف ایگریمنٹس کرنے میں، اور یہی اشارے وہاں سے مل بھی رہے ہیں کہ اب مختلف ملکوں کو انگیج کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے فضائی نظام کو مزید تگڑا کرنا ہے، طاقتور کرنا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے ہیں، جہاز میزائل خریدنے ہیں، فائٹر جیٹس خریدنے ہیں، ڈرونز خریدنے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو یعنی اس کا ارادہ جو ہے وہ سازشیں کرنے کا ہے کہ، اور میں ایک پروفیسر کو پڑھ رہا تھا جو افغانستان امور کے حوالے سے بڑے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں اور اس حوالے سے ان کے آرٹیکلز وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے، موجودہ افغان حکومت، یہ ٹیرر گروپس کو جو 24 کے قریب ان کے اوپر ظاہر ہے مختلف ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 24 کے قریب ٹیرر گروپس وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ ایک ڈپلومیٹک لیوریج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہاں پہ مختلف ممالک میں، آس پاس ممالک میں حملے کرواتے ہیں ان ٹیرر گروپس کے ذریعے اور پھر ان کو مذاکرات کی میز پہ بٹھاتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ ایک دہشت گردی کو ایک ریاستی ٹول کے طور پہ افغانستان استعمال کرتا ہے، اور پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، باوجود اس حقیقت کے کہ سب سے زیادہ ساتھ اور سب سے زیادہ سپورٹ اور سہارا 25 30 40 سال جو ہے وہ پاکستان نے ان کو دیا ہے، اپنے امن و امان کی قیمت پہ، اپنے روزگار کی قیمت پہ۔ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے ظاہر ہے ہمارا روزگار بہت ڈاؤن ہو گیا تھا پاکستانیوں کا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ٹیرر گروپس کو جو ہے پاکستان میں ایز اے ڈپلومیٹک لیوریج استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو پاکستان نے پھر ان کے اوپر کئی اٹیکس بھی کیے ہیں، اور جو آپ کو معلوم ہے کہ غزنی کے مراکز وغیرہ 3 مراکز کو نشانہ بنایا گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن چائنا اب اس میں یہ کوشش کر رہا ہے کہ پولیٹیکلی دونوں ممالک کو انگیجڈ کیا جائے، ان کو مذاکرات کی میز پہ بٹھایا جائے۔ ڈفرینسز تو ظاہر ہے ختم نہیں ہو سکتے۔ افغانستان کی یہ جو حکمران ہیں ان کے مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کیا انوائڈیبل ریزنز ہیں کہ وہ بالکل بھی جو ہے نا پاکستان کے لیے نرم گوشہ ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، بھارت کے لیے پیدا ہو جاتا ہے، رشیا کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رشیا نے ان کے اوپر 1979 سے لے کے 1989 تک کتنے بڑے مطلب کتنی تباہی کی تھی، اور اس کے بعد امریکہ نے، اور امریکہ سے بھی ان کو مسلسل بہت زیادہ مقدار میں پیسے مل رہے ہیں ابھی ایک ایگریمنٹ کے تحت۔ جب اگست 2021 میں یہ افغانستان کو چھوڑ کر گئے تھے، وہ اماؤنٹ بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں مسلسل تقریباً تفصیلاً بتاؤں گا کہ کتنی اماؤنٹ ان کو مل رہی ہے۔ تو ان کے لیے جو ہے اب پاکستان کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن ضرور ہے، کیونکہ بھارت آپ کو معلوم ہے کہ 2025 میں ان کے جو فارن منسٹر ہے مولا متقی، وہ وہاں گئے تھے بھارت، اور دارالعلوم دیوبند بھی گئے تھے، اور ان کی میڈیا نے ان کو خوب کوریج بھی دی تھی۔ تو اب یہ افغان طالبان ہیں، یہ رشیا کو اور اس کے علاوہ بھارت کو اور امریکہ کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھی اس معاہدے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ تو یہ تمام تر چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو، یہ ان کا رائٹ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، لیکن پھر جب یہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو پہلی تڑی پاکستان کو لگاتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان کی تمام تر تیاریوں کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ ان کی تمام تر جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کا مقصد یہ ہے، یہ جو ایگریمنٹس یہ کر رہے ہیں اس میں پاکستان کو نیچا دکھانا ہے۔ تو پاکستان کو تو نیچا، میں نے جیسے کہا کہ عسکری لحاظ سے تو آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ اب صرف عسکری اس کو چھوڑ کے مزید پولیٹیکلی بھی ان کو انگیج کیا جائے، اور جتنا قریب لا سکتے ہیں ان کو قریب لایا جائے، کیونکہ اگر افغانستان میں امن ہوگا، اور پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے، تو یہ خود پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بھی اکتوبر کے مہینے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ جو ٹریڈ ایکٹیویٹیز افغانستان کے ساتھ منقطع ہو چکی ہیں۔ تو یہ بات تو ایک 5ویں جماعت کا طالب علم بھی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں امن ہوگا
تو آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، نقصان ہرگز نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔